आज हम अपने सब्जेक्ट इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिप्लेटेबल रिसोर्सेज। तो इस टॉपिक में जाने से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। डिप्लेटेबल रिसोर्सेज कि जो हमारे संसाधन हैं जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं उनका इकोनॉमी पे क्या असर है, इन्वायरमेंट पे क्या असर है, हमारी सोशल लाइफ पे क्या असर है, और हमारी जो रिलीजियस कल्चर कमिटमेंट है उन पे क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हमें जो है ये डिप्लेटेबल रिसोर्सेज जो टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, इसके हर एस्पेक्ट को जो है हमें एनालाइज करना है। उसके बाद लिखा हुआ है इंटर पैरिटमल एफिशिएंट एलोकेशन कि भाई हमें जो है इसके एलोकेशन पे भी चर्चा करनी है कि देखो नेचुरली तो रिसोर्सेज जो है ऑप्टिमम एलोकेटेड नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जैसे 29 स्टेट्स हैं तो हर कहीं आपको एक जैसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में नेचुरल रिसोर्सेज हार्डली 2% भी नहीं है पूरे कंट्री का। लेकिन मैं अगर झारखंड की बात करूँ, आपके मैं बिहार की बात करूँ, यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है जो आपके मिनरल्स हैं। तो देखो ये नेचुरली तो अनइवन है देखो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का। लेकिन अब यहाँ पे जब ये बात हुई है इंटरपेटिमल एफिशिएंट एलोकेशन की, तो इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि उन रिसोर्सेज का जो एलोकेशन करे वो एफिशिएंट तरीके से करे। तो उन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात आई है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? रिसोर्स डेप्लीशन इज द कंजप्शन ऑफ ए रिसोर्स फास्टर दैट इट कैन बी रिप्लेस्ड। कि भाई रिसोर्स डेप्लीशन एक वो सिचुएशन है जिसमें किसी चीज़ का जो कंजप्शन है वो बहुत स्पीड से होता है, लेकिन जो उसका पुनर्निर्माण है, उसका जो रीजनरेशन रेट है वो उसका बिल्कुल कम रेट से होता है। अब जिस हिसाब से हम कोयले का यूज कर रहे हैं, अपना कोयले को कोल को कंजप्शन कर रहे हैं एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस एनर्जी सोर्सेज, तो जिस स्पीड से हम उसको यूज कर रहे हैं ना उस हिसाब से वो रीजनरेट नहीं हो रहा। हालांकि कोल जो है दोबारा बन सकता है, लेकिन उसको दोबारा बनने में कम से कम करोड़ों साल लगेंगे। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो दो रेट की बात हुई थी वो दो रेट कौन कौन से थे? जो पहला रेट था वो आपसे ये था कंजप्शन ऑफ ए रिसोर्सेज। पहला रेट ये है उसका, कंजप्शन रेट तो ये है कंजप्शन ऑफ ए रिसोर्सेज। और फिर उसका जो है कि उसका जो रीजनरेशन रेट है एक ये। तो जब इन दोनों रेट में आप गैप देख रहे हो तो ये गैप जितना ज़्यादा होगा रिसोर्स डिप्लीटेशन उतना फास्ट होगा, उतनी स्पीड से होगा। तो ज़्यादातर जगह आप यही देख रहे हो। अब पीने लायक पानी जो है अर्थ पे 1% ही है हार्डली जो ड्रिंकिंग वाटर है। अब जिस हिसाब से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से वो रिजनरेट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो पीने लायक पानी बनता कैसे है, जैसे मैंने कुछ लेक्चर पहले बात की थी कि पीने लायक पानी जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो ग्राउंड से आता है ज़्यादातर, हमारा सारा पानी पीने लायक। अब क्या है कि हमने जो है हर जगह पे सब कुछ सीमेंटेड बना दिया है। जो गलियां हैं वो पक्की, घरों में बाहर अंदर मोस्ट ऑफ जगह पे जो है पक्की सड़कें, पक्की गलियां, सब कुछ पक्का बनने लगा है। अब जब बारिश होती है तो पानी जो है कैसे जमीन के अंदर अब्जॉर्ब होगा? पहले तो कच्चा होता था तो चले चल जाता धीरे धीरे इस के, लेकिन अब तो वो सिचुएशन नहीं है। सेकंड, जो तालाब होते थे उनको हम वाटर रिचार्जिंग पॉइंट बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, कि उनसे जो है आसपास के गाँव का पानी का जो लेवल है, जो वाटर टेबल है वो मेंटेन रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो नंबर ऑफ आपके जो जो तालाब है, जो पॉन्ड्स है, उनका जो है वो भी नंबर कम होता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है वाटर का जो रीजनरेशन रेट है और जो कंजप्शन है उन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से ही जो है हमारे ये डिप्लीटेट हो रहा है रिसोर्सेज। तो लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉमनली डिवाइडेड बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कि हमारे जो संसाधन है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले जो दोबारा बन सकते हैं और दूसरे जो एक बार बन गए फिर वो दोबारा कभी नहीं बनेंगे। यूज ऑफ ईदर ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बियॉन्ड द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज कंसीडर्ड टू बी रिसोर्स डिप्लीटेशन। कि भाई चाहे रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, अगर दोनों में
यही चीज़ रही कि उसका कंजप्शन स्पीड से हो रहा है और उसका रीजनरेशन रेट कम है, तो उसको क्या कहेंगे, रिसोर्स डिप्लीटेशन। तो रिसोर्स डिप्लीटेशन जो है, रिसोर्स डिप्लीशन दोनों में होता है, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो। द वैल्यू ऑफ रिसोर्स is a direct result of its availability in nature and the cost of extracting the resource. The more a resource is depleted, the more the value of the resource increase. कि जिस संसाधन का जितना ज़्यादा डिप्लीट होगा या मान लीजिए उसकी अवेलेबिलिटी जितनी कम होगी, उसका जो है, उसकी जो वैल्यू जो है उतनी ही इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं। तो जैसे जैसे इसका रेट कम हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए एक रिसोर्स है कोल है, जैसे उसका जो है डिप्लीशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं ना, कोई चीज़ जैसे जिसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो सेम मैकेनिज्म एज इट इज़ यहाँ पे भी लगेगा कि मान लीजिए कोल जो है उसका डिप्लेशन बहुत स्पीड से हो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इन दोनों में जो है नेगेटिव रिलेशन है। देर आर सेवरल टाइप ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन, द मोस्ट नोन बीइंग एक्वाफायर डिप्लेशन, जो है ये यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। एक्वाफायर डिप्लेशन है, डिफोरेस्टेशन है, माइनिंग फॉर फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स है, पोल्यूशन और कंटेमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज है, स्लैश एंड बर्न है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है, सोइल इरोजन है, ओवर कंजप्शन है, एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज है। ये सब क्या है, टाइप्स है इस चीज के डिप्लेशन के। तो रिसोर्स डिप्लेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंस टू फार्मिंग। उसके बाद पहला हमारा फार्मिंग हो गया, फिर हमारा फिशिंग है, फिर माइनिंग है, वाटर यूजेज है, एयर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ये आपको 2 नंबर में आ सकता है कि डिफॉर्मेशन क्या है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जब उनका भी ह्रास होने लग जाता है, इसको एक तरह से ये जो आपका डिफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस की जैसा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस कि कुछ जीव प्रजाति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। कितनी चीजें हैं जो अब आप जो बचपन में देख रहे थे अब नहीं देखते, जैसे सांप वगैरह भी बहुत ज्यादा थे पहले, चील वगैरह भी बहुत ज्यादा थे, स्नेक्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक तरह से रिसोर्स डिप्लेशन है। बायोडाइवर्सिटी लॉस की मैं बात करूं, जब हम छोटे थे तो देखते थे कि चीले काफी ज्यादा, बाज, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी चिड़िया जो पहले थी अब विजिबल नहीं है। वो क्यों है, क्योंकि हमने जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसकी वजह से बहुत सारे जीव जो है मर गए। उसके अलावा मोबाइल टावर्स है, इनके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो जो है बर्ड्स के जो माइंड है, जो उनका साइट है उनकी, उनको बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड करता है। तो और भी बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, जितना ज़्यादा पोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना डेवलपमेंट पाने के लिए जो है, जो दूसरे क्रिएचर्स थे उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन अब आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो वापस से आपको चोट तो मारता ही है। अब जैसे ही हमें 40 दिन का लॉकडाउन हुआ हमारा, अब आप देख रहे हो नेचर में हीलिंग हुई है, अब नेचर जो है दोबारा धीरे धीरे संभल रही है। अब जैसे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, गंगा का पानी अब जो है पीने लायक हो गया है इन 40 दिन के ब्रेक के बाद। मतलब पोल्यूशन एक्टिविटी पे चेक लगा, कोई पोल्यूशन नहीं पिछले 40 दिनों से। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो है अदर जो एक्टिविटीज थी, दाह संस्कार करना, कूड़ा कचरा फेंकना नदियों में, वो भी पूरी तरह से बंद हो गया। तो पोल्यूशन जो है, पानी जो है अल्टीमेटली जो है साफ हो गया इसमें। अब बात करते हैं हवा की, तो वो भी धीरे धीरे साफ हो गई है। अगर आप एयर इंडेक्स की बात करो दिल्ली में, जो कभी 800 से ऊपर होता था और वो जो है आपका डबल डिजिट में आ गया है, 97 हो गया है। तो इसका मतलब हवा भी साफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें मानना चाहिए कि नेचर जो है, अगर आप नेचर की बात नहीं मानो तो नेचर आपकी भी नहीं मानेगी। तो नेचर ने खुद को हील किया है इस सिचुएशन में। जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी में चेक लगा, पोल्यूशन एक्टिविटीज में चेक लगा, तो नेचर ने खुद को हील कर लिया, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया।
In effort to offset the depletion of resources, authorities have come up with depletion accounting, better known as green accounting. किसने कहा कि जिस स्पीड से हमारा ये जो डिप्लेशन हो रहा है, इसको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई है, बहुत सारी इसको कह सकते हैं डिप्लेशन अकाउंटिंग आई है। डिप्लेशन अकाउंटिंग या इसको आप कह लीजिए ग्रीन अकाउंटिंग। उसमें क्या बात होती है? उसमें बात होती है लॉस की, कि भाई डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है, डेवलपमेंट की वजह से कितने रिसोर्सेज तो खत्म हो गए, कितने जो बायोडाइवर्सिटी थी उसका लॉस हुआ। तो ग्रीन अकाउंटिंग में जो है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये माना गया है कि उसका जो रिसोर्सेज है किस स्पीड से जो है कम हो रहा है। दरवाजा बंद करें कि मैं आवाज आऊँ। तो ग्रीन अकाउंटिंग भी आपका 2 नंबर में आ सकता है कि ग्रीन अकाउंटिंग में क्या चेक किया जाता है, जो आपका डिप्लेशन रेट है उससे कितना लॉस हो रहा है हमारे रिसोर्सेज को। तो डिप्लेशन अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? डिप्लेशन अकाउंटिंग का जो मेन मकसद है वो क्या है? इट एम्स टू अकाउंट फॉर नेचर्स वैल्यू ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द मार्केट इकोनॉमी। किसने जो नेचर की वैल्यू है वो मार्केट इकोनॉमी की तरह ली है। रिसोर्स डिप्लेशन अकाउंटिंग यूजेस डेटा प्रोवाइडेड फ्रॉम कंट्री टू एस्टिमेट द एडजस्टमेंट नीडेड ड्यू टू देयर यूज एंड डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल कैपिटल अवेलेबल टू देम। फिर इसने कहा कि डिप्लेशन या जो आपकी डिप्लेशन अकाउंटिंग है या जो आपकी ग्रीन अकाउंटिंग है, ये हमारे जो नेशनल इनकम की हम जो अकाउंटिंग करते हैं उस जैसी नहीं है। इसमें बहुत सारे दिखते हैं। अब दिखते कैसे हैं भाई? जैसे आप सुन लो कि वैसे जैसे मैंने कह दिया कि मुझे कार खरीदनी है, तो उस कार की वैल्यू को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे एक कार खरीदनी है 10 लाख के बजट में। सिंपल सी बात है कि मुझे एक 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है। ये हमारा मार्केट का इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन ग्रीन अकाउंटिंग में आप कैसे कह दोगे कि भाई वो एक फैक्ट्री लगी और वहां से जो है इतने पैसे की हवा खराब हो गई? नहीं कर सकते ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ये कह दिए कि कह सकते हो कि करना मुश्किल है कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू को पैसे में। अब कार को कर सकते हो आप पैसे में काउंट, ये 10 लाख की कार है, ये 20 लाख का मकान है, ये 10 रुपए की डबल रोटी है, ये तो हो जाएगा, देखो ये गुड्स है। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे आप वैल्यू उनकी कर सकते हो रुपीज में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्होंने लिखा भी हुआ है, डिप्लेशन अकाउंटिंग इज कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एज नेचर इज नॉट एज क्वांटिफेबल लाइक कार्स, हाउस और ब्रेड। कि हमारा जो है नेचर जो है उसको हम गिन नहीं सकते जैसे हम कार को गिन सकते हैं, ब्रेड को। फॉर डिप्लेशन अकाउंटिंग टू वर्क, appropriate units of natural resources must be established so that the natural resources can be viable in the market economy. The main issues that arise when trying to do so are determining a suitable value unit of account, deciding how to deal with collective nature of a complete ecosystem, delineating the borderline of the ecosystem, and define the extent of possible duplication when the resource interacting more than one ecosystem. Some economists want to include measurement of the benefits arising from public goods provided by nature, but currently there are no market indicators of value. कि इन चीज़ों की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। यही बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। उसके बाद करते हैं बात हम मिनरल डिप्लेशन की। जो हमारे खनिज तत्व है उनका जो ह्रास हो रहा है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। इन्होंने कहा है कि मिनरल्स आर नीडेड टू प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। ए यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे यूएसजीएस स्टडी फाउंड ए सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड over the 20th century for non-renewable sources such as mineral to supply a great proportion of the raw material inputs to the non-fuel non-food sector of the economy. इसने कहा कि जो यूएसए में सर्वे हुआ था, यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे, उसमें एक बात आई थी कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को 30% तक सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा नॉन फ्यूल और नॉन फूड सेक्टर है इकोनॉमी का, उस सेक्टर को जो है हमारे मिनरल्स जो है उसको बैक दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जाम्पल इज द ग्रेटर कंजप्शन ऑफ क्रस्ट स्टोन, सैंड एंड ग्रेव स्टोन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन
large scale exploration of minerals began in the industrial revolution around in 1760 in England and has grown rapidly ever since। कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ा है वैसे वैसे हमारा मिनरल्स का ह्रास ज़्यादा हुआ है। अब देखो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में, हर दिन एक नया परिवार, तो पहले और अब में बहुत फर्क है। अब पहले अगर हम सोशल और कल्चर वाइज बात करें तो पहले जैसे जॉइंट फैमिली थे, एक घर बना लेते थे और रह लेते थे सभी फैमिली, उसमें जो परिवार के मेंबर रह लेते थे। लेकिन अब जो है न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली का सिस्टम है। अब जो है सिंगल फैमिली है तो घर भी अलग से बनाना पड़ेगा, और घर अलग से बनाना है तो फिर कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, रेती बजरी जो भी हम रखते हैं ये सब एक तरह से मिनरल्स ही तो है, ये जमीन से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है बहुत स्पीड से ह्रास हो रहा है कहीं ना कहीं। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हैव अलाउड ह्यूमन टू डिग डीपर एंड एक्सेस लोअर ग्रेड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ और ओवर दैट टाइम। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी ने भी हमारा बंटाधार किया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है हम जमीन के अब बहुत अंदर तक जाके मिनरल्स निकाल रहे हैं। तो वो मिनरल्स जो अब तक सेफ थे क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू पुअर टेक्नोलॉजी पहुंचा नहीं जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पे भी पहुंचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है उतनी ज़्यादा स्पीड से हमारे रिसोर्सेज जो है उनका ह्रास हो रहा है। फिर उन्होंने कहा है वर्चुअली ऑल बेसिक इंडस्ट्रियल मेटल्स कॉपर आयरन बॉक्साइट एक्सेट्रा एज वेल एज रेयर अर्थ मिनरल्स फेस प्रोडक्शन आउटपुट limitation from time to time because supply involves large upfront investment and is therefore slow to respond to rapid increase in demand. Minerals project by some winter production decline during the next 20 years. अब यहाँ पे कुछ प्रोडिक्शन दी गई है कि अगर इस स्पीड से हम रिसोर्सेज यूज करते गए तो एक आइडिया है कितने साल में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो गैसोलीन है वो हमारी, गैसोलीन भी एक तरह से पेट्रोल प्रोडक्ट है जैसे हम इंडिया में यूज करते हैं पेट्रोल, तो ये जो है गैसोलीन 2023 तक, मतलब अभी 2020 चल रहा है तो 3 साल के बाद गैसोलीन जो है खत्म हो जाएगा, ऐसा एस्टिमेशन है। फिर बात करते हैं कॉपर की। इसमें बात की गई है कि 2024 तक कॉपर खत्म हो जाएगा यूएसए से। उसके बाद बात की है कि हमारे जो एल्यूमिनियम है, अभी है एल्यूमिनियम लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, 2057 तक फिनिश हो जाएगा। कोयला है 40 साल और मान लो कि 2060 तक चलेगा। आयरन है, लोहा है हमारा 2068 तक ही चलेगा। तो ये जो है प्रोजेक्शन जो है ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, इसमें चेंज हो सकता है। अब आप कहीं खुश हो जाओ कि 2060 तक तो हम खत्म हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमें क्या, लेकिन आपको चलो कुछ नहीं, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन का क्या होगा। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो तो फिर धरी की धरी रहेगी ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, देखो कि अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, ताकि इस तरीके से यूज करना है कि आने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है हमारा बचा रहे, लेकिन वो काम हम कर नहीं रहे हैं अभी। तो इस तरह जो है मिनरल्स हमारे नष्ट हो रहे हैं और बन कम रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतना इजीली बनता नहीं है। तो अब ये बात हुई थी मिनरल्स की, अब बात कर लेते हैं ऑयल की, तेल की। Peak oil is the period when the maximum rate of global petroleum extraction is reached, after which the rate of production will undergo a long-term decline. The 2005 Hirsch report concluded that the decreased supply combined with increasing demand will significantly increase the worldwide price of petroleum-derived products, and that most significant will be the availability and price of liquid fuel of transportation. यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है कि ऑयल का जो है उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन थैंक्स टू अगेन आई डोंट वांट टू से इन द कॉस्ट ऑफ सोशल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बस नेचर के हिसाब से देखिए कहीं ना कहीं देखो अब जो ये क्रूड ऑयल है आपने पढ़ा होगा न्यूज में कि इसकी जो प्राइसेज है वो नेगेटिव चली गई है। ठीक है, तो हम पहले चलाते थे यार इतना महंगा पेट्रोल आता है, इतना महंगा पेट्रोल आता है। अब कहीं ना कहीं इंडिया इसमें एक अच्छा स्टेप उठाया है। इंडिया जो है, जो इंडिया के पास खुद के रिजर्व है क्रूड ऑयल के, इंडिया अब वो इंपोर्ट कर रहा है सस्ते रेट पे और अपने पास जमा कर रहा है।
तो ये एक अच्छी बात है, हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में ही वेस्ट हो जाता है, तो अब उससे कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और जब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल का प्राइस इतना डाउन चला गया है, तो ये इंडिया के लिए अच्छा है, इट्स अ साइन ऑफ गुड जेस्चर। तो ऑयल का भी ऐसा ही है कि ऑयल का भी कंजप्शन बहुत स्पीड से हो रहा है, अल्टरनेटिव कम है, कहीं ना कहीं हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके अल्टरनेटिव उतने ज़्यादा नहीं है। हम कई बार बात करते हैं सोलर एनर्जी की, सोलर व्हीकल की, ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं आप जैसे आप मेरे 20 स्टूडेंट हो और मैं 20 में से आपको जो है सबको ये कह दूँ कि आप कोई सी भी स्कूटी ले लो, चाहे आप पेट्रोल वाली लो या बैटरी वाली लो, आपकी चॉइस है, तो आप में से 20 में से आई थिंक 18 स्टूडेंट कम से कम जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल वाली स्कूटी को ही लेना चाहोगे, वो बैटरी वाली स्कूटी आप प्रेफर नहीं करोगे। इसके पीछे रीजन आपका पता ही है कि जो सोलर एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, वो अभी इतनी एफिशिएंटली डेवलप नहीं हुई है कि वो compete कर सके पेट्रोल से जो चलती हैं चीजें उनके साथ। ठीक है, फिर बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। जिस स्पीड से जंगल कट रहे हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही काफ़ी सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि अब किसान को देखो एग्रीकल्चर ज़्यादा करनी है, लैंड की सप्लाई लिमिटेड है, तो लैंड की सप्लाई एक तरीके से बढ़ाई जा सकती है कि जिस ज़मीन पे अब तक खेती नहीं हो रही थी, या जो ज़मीन जो है पहले एग्रीकल्चर के लायक नहीं थी, उस ज़मीन पे आप क्या करो, साफ सफाई करो, पेड़ पौधे उसको काट दो, तो इससे क्या होगा। और ऐसा हुआ भी है कि जहाँ पे पहले जंगल थे वहाँ जंगल दिखाई नहीं देते, और वहाँ पे खेत है। ठीक है, एक रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन क्या है कि कहीं पे रेलवे ट्रैक बिछेगा, कहीं पे सड़कें बिछेगी, कहीं पे कॉलोनी लगेगी, कहीं पे कुछ होगा, डेवलपमेंट के नाम पे जो है जंगलों का सफाया किया जा रहा है। तीसरी बात होगी डिमांड फॉर टिम्बर। टिम्बर किससे बनता है अपना जो है, टिम्बर किसके काम आता है, फर्नीचर के, और फर्नीचर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, इसी बात है। तो फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है घरों में, तो इसलिए टिम्बर की डिमांड भी ज़्यादा है। और जब टिम्बर की डिमांड ज़्यादा है तो आपके डिफॉरेस्टेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा अल्टीमेटली। तो ये रीजन मैंने बता दिया आपको, एग्रीकल्चर रीजन इन्होंने दिया हुआ है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ कि रीजन से हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है जिस स्पीड से जंगल कट रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात सीधे शब्दों में ये है भैया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपका ये है कि जैसे जैसे जंगल कटेंगे तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी कि जहाँ पे आप कंपेयर करो कि दो आपने स्पॉट चूज किए हैं, दो जगह है, थोड़ी दूर दूर सी है, 10 के 5 किलोमीटर डिफरेंस पे। ए, एक प्लेस का नाम है ए और दूसरे प्लेस का नाम है बी। जो प्लेस ए है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी सारे, और जो प्लेस बी है वहाँ पे कोई पेड़ नहीं लगा। तो आप दोनों में चेंज नोटिस करना, जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है आपको कम मिलेगा, तो वहाँ पे गर्मी कम मिलेगी, और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पे गर्मी आपको ज़्यादा मिलेगी। टेम्परेचर में कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस आ सकता है। दूसरी चीज़ आप वहाँ पे क्या देखोगे कि दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे जो बारिश होने की संभावना होगी, जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पेड़ नहीं लगे हुए वहाँ पे वो कम होगी। और तीसरा फैक्टर है वहाँ पे कि जो वहाँ पे ज़मीन होगी जिसको हम सोइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन है, वो वहाँ पे कम होगा, और जहाँ पे पेड़ हैं वहाँ पे ज़्यादा है। तो देखिए जंगल ज़्यादा कटने से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो जो है बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में, मतलब ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा। तो CO2 जितनी ज़्यादा होगी सांस लेने में तकलीफ होगी, अस्थमा होगा, कुछ भी हो सकता है, अस्थमा का अटैक भी आ सकता है, क्योंकि दिक्कत तो है देखो बिना पेड़ पौधों के। फिर चेंजिंग द वाटर साइकिल, बिना आपका वाटर साइकिल चेंज हो जाएगा,
जो आपका बेमौसमी बारिश है वो देखोगे, क्लाइमेट चेंज देखोगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारा नेगेटिव इफेक्ट होगा। एंड इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, जो जमीन होते हैं, मृदा अपरदन होता है, वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, इसकी बात कर चुका हूँ, क्योंकि पेड़ के साथ ही जो आपकी वाइल्ड लाइफ भी जुड़ी हुई है। अगर आप पेड़ काट रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो पशु पक्षी है वहाँ पे रहने वाले हैं उनको भी आप मर्डर कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो सीधी सी बात है, वाइल्ड लाइफ सीधी सी रिलेटेड है किसके साथ, जंगलों के साथ। अगर जंगल नहीं है तो आपके बर्ड्स भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा। तो डिफोरेस्टेशन को ही सबसे बड़ा जो है ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बताया गया है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 12% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कि 12% ज़्यादा आपका CO2 इमिशन हो गया है जंगलों के कटने की वजह से, क्योंकि जंगल नहीं है तो कितनी बुरी सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे रिसोर्सेज बहुत हाई स्पीड से डिप्लीट हो रहे हैं। वेटलैंड्स के, तो यहाँ पे पहले वेटलैंड्स का बताया गया है कि वेटलैंड्स है क्या। Wetlands are ecosystems that are often saturated by enough surface or groundwater to sustain vegetation that is usually adapted to saturated soil conditions such as cattle, bulrushes, red maples, wildebeest, blackberries, cranberries, and peat moss. Because some varieties of wetlands are rich in minerals and nutrients and provide many of the advantage of both land and water environments, they contain diverse species and provide a distinct basis for the food chain. तो वेटलैंड्स को हम हिंदी में कहते हैं आदर भूमि, मतलब एक ऐसा जमीन का हिस्सा जहाँ पे साल में वो हिस्सा जो है पानी से ही भरा रहता है। ये मान लीजिए साल में 9 से 10 महीने वहाँ पे हर चीज़ है पानी में डूबी रहती है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वैल्यूएबल और रेयर स्पीसीज मिलेंगी, और वहाँ पे बहुत आपको कह सकते हैं रेयर टाइप ऑफ के पौधे, आपको प्लांट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से वेटलैंड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। और सबसे बड़ा अगर आप वेटलैंड की बात करो तो एलिक्वल आपका एक है वेटलैंड जो आपका USA में है, सबसे बड़ा वो वेटलैंड है, और वहाँ पे अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है पेड़ पौधों की, जो कि काफी यूजफुल है। तो रिसोर्सेज काफी होते हैं वेटलैंड में। इन्होंने कहा सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एग्रीकल्चर एरियाज आर वेटलैंड which have been drained and converted to farmland for large scale agriculture. Large scale draining of wetlands also occurs for real estate development and urbanization in contrast. In some cases, wetlands are also flooded to be converted to recreation lake or hydropower generation in some country ranches. इन्होंने कहा कि जो बहुत सारे वेटलैंड्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे वेटलैंड्स आते थे जिनको जो है लेक के रूप में या हाइड्रो पावर प्लांट के रूप में, या उसके अलावा जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, शहरीकरण के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ों में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इन्होंने लिखा है ह्यूमन बेनिफिट्स फ्रॉम वेटलैंड्स इन डायरेक्ट वेज एज वेल, कि वेटलैंड्स ने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट किया है। तो आगे लिखा है वेटलैंड्स एक्ट एज नेचुरल water filters. When runoff from either natural or man-made process pass through wetlands can have a neutralizing effect if a wetland is in between an agriculture zone and a fresh ecosystem. Fertilizer runoff will be absorbed by the wetlands and used to fuel the slow process that happen. By the time the water reaches the freshwater ecosystem, there won't be enough fertilizer to cause destructive along boom the poison freshwater ecosystem. कि एक बीच की कड़ी है एग्रीकल्चर की और फ्रेश वाटर सिस्टम की, और ये दोनों साइड को हेल्प करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को करता ही है, और जो फ्रेश ड्रिंकर वाटर सिस्टम है आपका उसको भी ये बेनिफिट करता है।
फिर उन्होंने लिखा है नॉन नेचुरल कॉजेज ऑफ वेटलैंड डिग्रेडेशन, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्टेड हो रहे हैं हमारे जो नॉन नेचुरल कॉजेज ऑफ वेटलैंड डिग्रेडेशन है। तो पहला जो रीजन है ह्यूमन मेड रीजन है, ये आपका पहला है आपका ड्रेनेज है, ड्रेजिंग है, स्ट्रीम चैनलाइजेशन है, डिचिंग है, लीव्स है, डिपोजिशन ऑफ फिल मटेरियल है, स्ट्रीम डाइवर्जन है, ग्राउंड वाटर ड्रेनेज है, इम्पाउंडेड है, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट है, मरीन बोट्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा रीजन है। एग्रीकल्चर है, टिम्बर हार्वेस्टिंग है और माइनिंग है। इन सब रीजन की वजह से जो है हमारे वेटलैंड जो है डिग्रेड होते जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पे हो गए हैं। इंडिया में वेटलैंड है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, सुंदरवन है, इंडिया में भी है, लेकिन वो जो है धीरे धीरे वो भी डिग्रेड होते जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। और उसके लास्ट है एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन। तो इन सब रीजन की वजह से जो है हमारे वेटलैंड बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। ये एक फोटो है जी, इसे आप, ये वेटलैंड है, ये जो फोटो है ये यूएसए के वेटलैंड की है, आर्कलेव किया, जो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है। तो ये होता है जो आपका वेटलैंड, जैसा पिक्चर में शो किया गया है कि ये यहाँ पे ये साल में 8 से 9 महीने यहाँ पे पानी ही बना रहता है, और इसके अंदर जो पौधे होते हैं वो काफ़ी रेयर वैल्यू उनकी होती है, और ये काफ़ी बड़े होते हैं, कहीं कहीं सैकड़ों किलोमीटर में फैले भी हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर रीजन की तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि हमने इसको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। 3 रीजन आपको बिल्कुल मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि इन 3 रीजन की वजह से आपका ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। आज से अगर 10 साल पहले बात करें, 20 साल पहले बात करें, तो आपका जो वाटर टेबल है, जो जिसे आप चोया भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो जो है आपका 100 फीट पे, 120 फुट पे, 80 फुट पे, कहीं 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 पे 50 फीट पे भी मिल जाता था जमीन में। तब आप पहले देखते थे ना, पहले हम कुएं खुदे रहते थे, उन कुएं में बिल्कुल साफ ठंडा पानी आता था पीने का। लेकिन अब आप कुआं खोद के देख लो, आपको बहुत अंदर तक खोदना पड़ेगा, तब जाके आपको पानी मिलने की उम्मीद है। तो ये ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है, वाटर टेबल हमारा हर साल जो डिग्रेड हो रहा है, उसके पीछे 3 रीजन आपके। सबसे पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि कच्ची गलियां नहीं रही, सब कुछ पक्का बनता जा रहा है, फ्लोर्ड, सीमेंटेड, सब कुछ पक्का। तो अब जमीन, अंदर वाली जमीन पे पानी सोखेगी कैसे, कैसे वो उस पानी को ऑब्जॉर्व करेगी, पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड, तालाबों की संख्या जो है दिन पर दिन कम होती जा रही है। अब सीवरेज सिस्टम आ गया है, अब सीवरेज को कहीं और कनेक्ट कर दिया गया है बड़े सिस्टम में, वो तालाब का जो नंबर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस तालाब को जो है हम पहले क्या कहते थे, इस तालाब को हम बोलते थे रिचार्जिंग पॉइंट, कि जितने ज़्यादा तालाब होंगे उतना जो आस पास के गाँव होंगे वहाँ पे वाटर टेबल बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन अब तालाब कम होते जा रहे हैं, तो अब जो है वाटर, ग्राउंड वाटर भी आपका और नीचे चलता जा रहा है। तीसरा है आपका, हम किस टाइप की इरिगेशन कर रहे हैं, किस टाइप का हम क्रॉप कर रहे हैं। तो अभी हम जो इंडिया में है वो ज़्यादातर धान उगाते हैं, और धान के लिए जैसे हमारे सीएम साहब है, हमारे जो खट्टर साहब है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई आप जो है पैडी मत उगाओ, आप धान मत उगाओ, आप राइस मत उगाओ, आप जो है कुछ और उगा लो, मूंग की दाल उगा लो, कुछ और अल्टरनेटिव चीज़ें उगा लो। तो उनके पीछे कहने का रीज़न क्या है, क्योंकि 1 किलो राइस उगाने के लिए 8 लीटर पानी का कंजप्शन होता है। तो आप देख लो धान उगाने के लिए कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज होगा, आपको ट्यूबवेल चला के रखना पड़ेगा दिन रात। मतलब वो ऐसा है, धान ऐसा है कि उसको 24 घंटे उसको पानी में रखना पड़ता है पौधे को, तब जाके वो होता है। तो जैसे जैसे राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे राइस की क्रॉप ज़्यादा उगाई जा रही है हरियाणा में, तो ग्राउंड वाटर भी उतना ही स्पीड से नीचे जा रहा है। तो इन 3 रीजन की वजह से हमारे जो है ग्राउंड वाटर का डिग्रेडेशन हो रहा है। और उसके अलावा जो है, जो ग्राउंड वाटर जो पहले जितना साफ आता था, प्योर आता था, वो भी नहीं आता। अब उसमें आर्सेनिक है, लेड है, कितने सारे उसमें मेटल मिल के आने लगे हैं ग्राउंड वाटर में। तो तभी हमें आर की जरूरत पड़ी है। हालांकि आर पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि आर की वजह से कैंसर होता है। तो देखो, एक हर चीज़ को लेकर अपने अपने चीज़ें होती हैं, सबकी एटीट्यूड है, कौन क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट वैलिड है, कौन सा नहीं है।
तो ग्राउंड वाटर का ह्रास का भी यही रीजन था कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ था हमारा। तो ग्राउंड वाटर कैसे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्राउंड वाटर तो आपका हार्ड कोर नॉन रिसोर्सेज है। अगर एक बार नीचे से ग्राउंड से वाटर खत्म हो गया तो आप पीने का पानी कहाँ से ला सकते हो। तो आज के लेक्चर में मेरा आपसे बस यही क्वेश्चन है कि ग्राउंड वाटर का क्या कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, हमें ये देखना है कहीं ना कहीं। तो ये था हमारा। अब इसके बाद इन्होंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात की है कि ग्राउंड वाटर का ह्रास होने से, उसका डिग्रेडेशन होने से इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर पड़ा है। तो ये यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ। ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर, इससे क्या क्या हुआ है। ओल्ड और यंग कैन लोअर सरफेस वाटर लेवल्स एंड ड्राई अप स्ट्रीम्स। इनसे तीन चीजें इसमें इन्होंने मैंने आपको पहले बताई गई थी कि एक तो वाटर की क्वालिटी खराब होगी। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था कि जैसे पंजाब के कम से कम 300 से ज़्यादा पंजाब में ऐसे जोन बता दिए हैं जो ब्लैक जोन है, जो आपके रेड जोन है, सॉरी रेड जोन मतलब क्या है कि आप वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, हैंड पंप नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड वाटर में इतना ज़्यादा आर्सेनिक और लेड भर गया है कि उसे पीते ही आपको कैंसर होता है। तो ऐसे सैकड़ों पंजाब में जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं कि अब वहाँ से आप ज़मीन का पानी निकाल ही नहीं सकते, वो इतना पोल्यूट हो गया है। और धीरे धीरे अब ये सिचुएशन सब जगह आ रही है, धीरे धीरे हरियाणा में आ गई है कई जगह पे, अब हर जगह ये फैल रही है कि आप वहाँ से ज़मीन का पानी यूज ही नहीं कर सकते। अब आपको सप्लाई के जो पानी आता है, टैंकर आता है, उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। तो ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे क्या क्या काम होता है। यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, एक आपका रिचार्ज एरिया, एक आपका डिस्चार्ज एरिया। रिचार्ज एरिया वही है कि जब जैसे यहाँ पे बारिश हो, रेन हो, तो जमीन इसको खींच लेगी, अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। डिस्चार्ज एरिया क्या है कि हमारा जो गंदा पानी है जो वो आ रहा है, वो कैसे हमारा इसमें मिल रहा है। तो इसमें लेवल दिए गए हैं कौन सा पानी पीने लायक है, कौन सा पानी नहीं पीने लायक। तो जमीन का जो ऊपर का पार्ट है कुछ फीट तक का, ये इस लाइन तक का, ये जो है हमारा पीने लायक पानी है कहीं ना कहीं। यहाँ आप हैंड पंप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका इस तरफ का जो हिस्सा है या जो इसका निचले वाला पार्ट है, ये जो है यहाँ पे पोल्यूटेंट्स नीचे बैठ जाता है, क्योंकि आप जैसे देखते हो कि कोई हल्की जो भारी चीज होती है वो जो है पानी में नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो आपका एक लेवल तक ही साफ पानी है जो हो सकता है। जितने आप पेड़ पौधे लगाओगे, जितनी आप ग्रीनरी रखोगे, उतना ज़्यादा आपका आपका ये वाटर टेबल सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ तक आप जो है पानी निकाल सकते हो। तो इसमें ये बात हुई है आपकी। तो कोशिश करना इसे आप एग्जाम में बना सको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आज आपका लेक्चर था इन्वायरमेंट का, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन फ्रॉम रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, कि कैसे कैसे ट्रांजिशन हो जाएगा। उस लेक्चर के बाद हमारे इन्वायरमेंट की 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।